दोस्तों जय हिंद। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 28 तक कवर कर लिया था। आज हम उससे आगे शुरू करेंगे और आज हम आर्टिकल 29 से अपनी शुरुआत करेंगे। देखो, जो आर्टिकल 29 और जो आर्टिकल 30 हैं, इनके लिए संविधान में जो टेक्स्ट आया है इन दोनों के लिए, उसका टेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इंग्लिश में अगर इसको कहें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 29 को कवर करेंगे। देखो, ये जो आर्टिकल 29 है, इसके दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एक आर्टिकल 29 क्लॉज 1 है और दूसरा आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है। देखो, अगर आर्टिकल 29 के टेक्स्ट की बात करें, यानी इस आर्टिकल के शुरू होने से पहले जो लिखा है, वो लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी इंग्लिश में प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अब ये तो आर्टिकल 29 के शुरू होने से पहले इसका हेडिंग है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं है। ये तो लिख दिया हेडिंग में कि अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन अंदर क्या लिखा? मैंने आपको बताया कि 29 के दो भाग हैं, 29(1) और 29(2). 29(1) में लिखा है कि भारत के हर एक नागरिक को अपनी खास भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाने का अधिकार होगा। अब यह हर एक नागरिक की बात आई है, तो मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी अपनी एक विशेष भाषा है, यानी अपनी विशेष लैंग्वेज है, या अपनी एक विशेष लिपि है यानी स्क्रिप्ट है, या अपनी एक विशेष संस्कृति है, कल्चर है, तो उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। तो तीन बातों को बनाए रखने की बात है, यानी हर नागरिक को हक है कि वो अपनी इन तीनों चीज़ों को बना के रख सकता है, कल्चर को, स्क्रिप्ट को और लैंग्वेज को। अब देखो, भाषा और लिपि में तो आप फ़र्क जानते ही हो। लैंग्वेज तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये हो जाती है स्क्रिप्ट और यह है देवनागरी। तो इनको बनाए रखने का, मेंटेन करने के राइट की बात आई है। अब देखो, ये इसलिए रखा गया क्योंकि ये क्यों रखा गया हर नागरिक को, ये किसके लिए रखा गया? देखो, भारत के इंटीरियर्स में, मतलब असम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, MP हो, वहाँ पर कुछ ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसे ट्राइबल्स आबादियाँ वहाँ बसती हैं, आदिवासी लोग बसते हैं, जिनका अपना एक ख़ास टाइप की लैंग्वेज होती है, जिनकी अपनी एक ख़ास टाइप की लिखावट होती है, जिनका एक अपना स्पेशल टाइप का कल्चर होता है। कल्चर मतलब एक अलग टाइप का पहनावा, एक अपना रहन सहन का तरीका। तो वो दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसको बचाए रखने के लिए ये प्रोविजंस, ये प्रावधान किए गए हैं, उसके लिए ये सारे प्रोविज़न, ये प्रावधान डाले गए हैं। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो तीन शब्द हैं, भाषा, लिपि और संस्कृति, इनको बचाए रखने का अधिकार देश के सभी लोगों को है, प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो। बात समझ गए आप? तो यह है दोस्तों आर्टिकल 29(1). ये सब के लिए है, केवल माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 29(2) की अगर बात करें तो ये आर्टिकल कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यानी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यानी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, हमारी जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ पर एडमिशन के बारे में है, एडमिशन के अधिकार के बारे में है। ये आर्टिकल कहता है कि देखो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी स्कूल हो,
जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सरकारी पैसे से चलता है, यानी उसे चलाने के लिए सरकार पैसा दे रही है, वहाँ पर देश के किसी भी सिटीज़न को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर एडमिशन देने से किसी भी सिटीज़न को किसी भी वजह से मना नहीं किया जा सकता। यानी किन ग्राउंड्स पर मना नहीं किया जा सकता एडमिशन देने से? धर्म, रिलीजन के नाम पर मना नहीं कर सकते आप। दूसरा मूल वंश यानी रेशियल, कोई काला है, नाटा है, लंबा है, गोरा है, इसके आधार पर भी किसी को एडमिशन देने से रोका नहीं जा सकता सरकारी कॉलेज में। तीसरा 29(2) कहता है जाति के आधार पर भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। किसी की कास्ट क्या है, कोई SC है, OBC है, तो जाति के आधार पर भी एडमिशन देने से किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। अगला आधार है भाषा, लैंग्वेज। किसी की भाषा पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इस आधार पर भी एडमिशन देने से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तो यह है दोस्तों आर्टिकल 29 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 29(2) को मैं फिर रिपीट करता हूँ। ये कहता है कि जो भी सरकारी फंड से चलने वाले स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें किसी भी बंदे को धर्म के नाम पर एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता। उसका धर्म अगर कुछ और है तो इसलिए एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के रेस के आधार पर, मूल वंश के नाम पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। किसी की जात क्या है, कास्ट क्या है, किसी की लैंग्वेज क्या है, तो इन ग्राउंड्स पर एडमिशन देने से किसी भी बंदे को इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये हमने कवर कर लिया आर्टिकल 29 क्लॉज 2 और 1। होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 30 पर, अनुच्छेद 30। देखिए जो आर्टिकल 30 है, इसके तहत जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार देश के जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनको अपने मनपसंद स्कूल कॉलेज बनाने का राइट है। तो आर्टिकल 30 कहता है कि देश में सभी अल्पसंख्यक, आप मेरे साथ साथ नोट करें, आर्टिकल 30 में वर्ड आया है सभी अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को, सभी माइनॉरिटीज़ को अपनी इच्छा की शिक्षण संस्थाएं बनाने का अधिकार होगा। अपनी इच्छा की शिक्षण संस्थाएं स्टैब्लिश करने का, शिक्षण संस्थाएं बनाने का यानी स्थापित करने का, और चलाने का यानी उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 30 कहता है कि देश में सभी माइनॉरिटीज़ को, अब यहाँ पर देखो माइनॉरिटीज़ शब्द आया, ये मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ सभी माइनॉरिटीज़ की बात आई है। और माइनॉरिटीज़ हैं दोस्तों दो तरह की। एक तो माइनॉरिटी होती हैं धर्म के नाम पर, जिसे धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़। जैसे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी आबादी है मुसलमानों की, मुसलमानों के बाद नंबर 2 की माइनॉरिटी है ईसाई, नंबर 3 की माइनॉरिटी है सिख, सिखों के बाद फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन, पारसी, ये सब रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, ये सब धार्मिक अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो इन्हें अपनी मनपसंद स्कूल कॉलेज बनाने का पूरा अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत। दूसरी तरह की माइनॉरिटी होती है दोस्तों भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब लैंग्वेज बोलने के हिसाब से जिनकी आबादी बेहद कम है। मान लो कोई आदिवासी है और मान लीजिए असम का कोई आदिवासी है और उनकी भाषा बिल्कुल अलग है आदिवासियों की, तो बाकी असम के लोगों की लैंग्वेज से वो अलग है, तो इस हिसाब से वो हुए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये मान लो असम की लैंग्वेज बोलने वाले, असमिया बोलने वाले लोग यूपी में रहते हैं। अब यूपी में तो सबकी भाषा हिंदी है, तो असमिया बोलने वाले मान लो उत्तर प्रदेश में 5000 लोग रहते हैं, तो वो भाषा के हिसाब से अल्पसंख्यक होंगे। तो ऐसे लोगों को अपने मनपसंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का भी राइट होगा, यानी एस्टेब्लिश करने का, और चलाने का भी, यानी एडमिनिस्ट्रेट करने का भी, सभी को। तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों जो माइनॉरिटी को राइट देता है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें अपने मनपसंद स्कूल कॉलेज बनाने चलाने का तो अधिकार है, लेकिन
इसमें जो फीस होगी, जो शुल्क होगा, इसको तय करने का अधिकार नहीं है। ये बड़े ध्यान देने की बात है। तो ये दोस्तों हमने पढ़ लिया। ये सारी बातें कहाँ है? आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में। ये सारी बातें कहाँ लिखी थी? 30 क्लॉज 1 में, कि हर तरह की माइनॉरिटी को अपने मनपसंद स्कूल कॉलेज चलाने का अधिकार है। अब देखो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 30 क्लॉज 2। ये आर्टिकल कहता है कि जो स्कूल कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो सरकार उसको मदद करने में, पैसा देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो 30(2) का टेक्स्ट ये कहता है कि स्टेट यानी सरकार यानी राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किस आधार पर? इस आधार पर कि वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज किसी अल्पसंख्यक वर्ग का है, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये हमने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 31। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय संविधान बना, और संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इन मूल अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार था, यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का जो अधिकार था, ज़मीन जायदाद रखने का जो अधिकार था, ये एक मूल अधिकार था। और ये मूल अधिकार था आर्टिकल 31 में था, और दूसरा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में था। अब देखो दिक्कत ये आ रही थी कि देश में हवाई अड्डे भी बनने थे, सड़कें भी बनाई जानी थी, और इसके लिए ज़मीनों की ज़रूरत थी। तो जब भी सरकार उस समय ज़मीन लेना चाहती थी इन सब कामों के लिए, तो किसान उसके खिलाफ हो जाते थे। सरकार ज़मीन नहीं ले पाती थी, और ज़बरदस्ती ज़मीन ले नहीं पा रही थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। फिर इसके अलावा बड़े बड़े ज़मींदार भी थे देश में, लैंड लॉर्ड्स, जिनके पास हज़ारों बीघे ज़मीन थी, हज़ारों बीघे ज़मीन के मालिक थे। और सरकार देखो ये चाहती थी कि देश में बराबरी भी रहे, जिनके पास ज़मीन नहीं है ज़मीन उन्हें भी मिले। तो ज़मीन रखने की एक बंदे की एक अपर लिमिट तय की गई कि हाँ जी एक बंदा 70-72 बीघे से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। इसके लिए ज़मींदारी को ख़त्म करने वाले कानून बने देश में, जैसे ज़मींदारी उन्मूलन कानून। लेकिन फिर वही दिक्कत आ रही थी कि जिस ज़मींदार के पास ज़मीन थी वो अदालत में जाकर सरकार के ख़िलाफ़ स्टे ले रहा था कि भैया मेरा तो ये प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट है, तो सरकार 1 इंच धरती भी किसी से नहीं ले पा रही थी। तो कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि ज़मीन का अधिग्रहण करने में, यानी लैंड को एक्विजिशन करने में सरकार को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया और 44वां संविधान संशोधन लाया गया। बड़े ध्यान देने की बात है, 44वां संविधान संशोधन लाया गया 1978 में, और इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 को निरस्त कर दिया गया, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, और इसे यहाँ से निकाल करके ले गए संविधान के दूसरे हिस्से में। कहाँ ले गए इसको यहाँ से ले गए आर्टिकल 300A में, 300A में। और ये कहाँ है? ये संविधान के भाग 12 में है। और मूल अधिकार हम जो पढ़ रहे हैं ये है भाग 3 में। यहाँ पहले संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, और यहाँ से इसको कहाँ ले गए? इसको ले गए आर्टिकल 300A में, जो है संविधान के भाग नंबर 12 में। और इस तरह से संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। भाई फंडामेंटल राइट तो तब होगा ना जब आर्टिकल 12 से 35 के बीच होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 12 से 35 के बीच मूल अधिकार है। अब ये चला गया आर्टिकल 300A में भाग 12 में। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये अधिकार एक कानूनी अधिकार है, एक लीगल राइट है केवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज की डेट में सरकार मेरी या आपकी ज़मीन लेना चाहती है, सड़क बनाना चाहती है सरकार, और आपकी ज़मीन बीच में पड़ रही है, तो आप अदालत में जाकर ज़मीन के लिए सरकार से मुकदमा नहीं लड़ सकते, क्योंकि अब ये मूल अधिकार आपका नहीं है। लेकिन हाँ, आपको उस ज़मीन के बारे में जो भी पैसा होगा
जो भी उसके जो बदला होगा, जो मार्केट रेट होगा, उस हिसाब से आपको जितने 3 या 4 गुना सरकार की नीति के मुताबिक आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते, आप उस पर स्टे नहीं ले सकते, आपके अधिकार इस बारे में संपत्ति के नहीं हैं। तो ये दोस्तों हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया कि किन सर्कमस्टेंसेस में आर्टिकल जो 31 था वो लाया गया था, हटाया गया था। तो ये काम हुआ। और देखो, आप ये जानते हो कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 से, और इसमें एक आर्टिकल नया जोड़ा गया, आर्टिकल 31A। दूसरा आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31B, और इसके साथ साथ एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, अनुसूची 9। ध्यान देने की बात देखो ये है कि जब हमारा संविधान था जो मौलिक, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, आज तो 12 हैं। जब बना था तब 8 थी। तो 9वीं अनुसूची या 9वां शेड्यूल कब ऐड हुआ? तो ये जोड़ा जी पहले संविधान संशोधन 1951 से। तो 31A जुड़ा, 31B जुड़ा, जिसका संबंध किससे है? शेड्यूल 9 से। तो वही ज़मीनों का चक्कर, वही ज़मींदारी को ख़त्म करने वाला जो कानून था वो उस समय आया था। तो 31A और 31B, शेड्यूल 9, ये सब जोड़ा गया। हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। 31A के बारे में पहले बात करते हैं। देखो, 31A इसलिए लाया गया, बड़े इम्पोर्टेंट बात है। 31A इसलिए लेकर आए ताकि जो ज़मींदारी को ख़त्म किया गया था देश से, कोई भी ज़मींदार अदालत में उसको चैलेंज ना कर सके। तो 31A में दोस्तों लिख दिया कि जब सरकार ज़मीन लेगी तो आप अदालत में नहीं जा सकते सरकार के ख़िलाफ़ उसको रोकने के लिए। ये ज़मींदारों पर बैन लगा दिया। तो यह है दोस्तों 31A। तो 31A का मेन पर्पज़ क्या है? क्यों लाए थे इसको? इसका मेन पर्पज़ मतलब जो ज़मींदारी, आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं कि जो ज़मींदारी उन्मूलन हुआ, जो ज़मींदारी ख़त्म हुई, इसके लिए जो ज़मींदारी उन्मूलन कानून बना, ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट बना, उसको न्यायालय में, अदालत में चैलेंज ना किया जा सके, उसको कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके। होप कि 31 से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले आर्टिकल की बात करेंगे, 31B की। 31B का रिलेशन है दोस्तों शेड्यूल 9 से, अनुसूची नंबर 9 से। ये अनुसूची 9 थी क्या? देखो, अदालत के हाथ बड़े लंबे होते हैं। सरकार जो भी काम करती है, अदालत उसकी सुनवाई कर सकती है। कोई भी बंदा सरकार के बनाए गए कानून के अगेंस्ट अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब बंदा सरकार के बनाए गए कानून के अगेंस्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच करेगा। और ये पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को कैंसिल कर दे, निरस्त कर दे। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। अब ये तो सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हमने कानून बनाया और कोई भी XYZ आदमी चला गया सुप्रीम कोर्ट में और हमारे कानून को कैंसिल करा दिया। तो सरकार ने इस चीज़ से अपने आप को सेफ रखने के लिए एक नया सिस्टम बना दिया, एक नई अनुसूची डाल दी, शेड्यूल 9 डाल दिया, अनुसूची 9 डाल दी। और शेड्यूल 9 के बारे में ये लिख दिया कानून बनाकर कि जिस मुद्दे को, जिस बात को, जिस सब्जेक्ट को हम शेड्यूल 9 में रख देंगे, लिख देंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अनुसूची 9 एक ऐसा थैला है, एक ऐसा बैग है, ऐसा बोरा है कि उसके अंदर सरकार जिस चीज़ को डाल देगी, सुप्रीम कोर्ट उस बात को टच नहीं कर सकता, चिमटे से भी छू नहीं सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट के हाथ काट दिए गए अनुसूची 9 बनाकर। ये बात है सन 51 की। हालांकि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार इसको टच करने का अपने हाथ में ले लिया था, ये कहकर कि हम हर चीज़ संविधान की टच कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, चाहे अनुसूची 9 ही क्यों ना हो। तो हम बात कर रहे थे 31B की और शेड्यूल 9 की, और मैंने आपको बता दिया कि 31B का जो रिलेशन है वो अनुसूची 9 से है। तो ये दोस्तों हमने कर लिया, 31B को हमने डिस्कस कर लिया, जिसका संबंध किससे है? शेड्यूल नंबर 9 से। अब हम बात करेंगे 31C की। ये काफ़ी चर्चा में भी रहा। देखो, जो 31C है, आर्टिकल 31C,
ये जोड़ा गया था एक संविधान संशोधन करके, जिस संविधान संशोधन का नाम है 25वां संविधान संशोधन 1971 की ये बात है। और ये जो 31C है, इसके बारे में बस एक बात याद रखिएगा, आपको मालूम है कि मूल अधिकार संविधान में हैं और नीति निर्देशक तत्व भी हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी यानी DPSP। अब एक सवाल देखो ये उठता है कि भाई नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं या मूल अधिकार बड़े हैं, मतलब हम इसको इसके ऊपर प्रायोरिटी दें या इसको इसके ऊपर। तो 31C ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी मूल अधिकारों पर, प्रायोरिटी दी जाएगी मूल अधिकारों पर। तो 31C ने क्लियर कर दिया कि DPSP को प्रायोरिटी दी जाएगी मूल अधिकारों पर। मतलब अगर दोनों आमने सामने होंगे तो किसकी चलेगी? तो दोस्तों तब चलेगी DPSP की, नीति निर्देशक तत्वों की, ना कि फंडामेंटल राइट्स की। तो इस तरह हमने ये आर्टिकल और ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।